तो जैसा कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने मिसेलेनियस का चैप्टर 2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे फंक्शन जो हमारा डिफाइंड है वहाँ पर क्या है, ये कुछ इस तरीके से x स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू r। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा फंक्शन होगा वहाँ पर ये ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, जैसे कि हम लोग पहले भी देख चुके थे कि फंक्शंस में हमारा ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में ही होता था। एक जहाँ पर हम लोग देखते थे इनपुट क्या आएगा और दूसरा उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आएगा, एक्स और वाई के फॉर्म में। तो यहाँ एक्स हमारा मतलब कि जो इनपुट है वो एक्स है, तो उस कंडीशन में जो आउटपुट डिफाइंड है वो एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में डिफाइंड है। इसका मतलब जो सेकेंड हमारा पेयर होगा, सेकेंड जो एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर में, वो कुछ ये होगा, आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो हम लोग को देखना है इस कंडीशन में। अच्छा, ये फंक्शन R टू R डिफाइंड है, इसका मतलब जो x का वैल्यू है वो सारा R से होगा। तो हम लोग को बताना है कि इस कंडीशन में इसका रेंज क्या होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे कि इनपुट जो हमारा है वो R जा रहा है, ठीक है, डोमेन, तो रेंज क्या होगा। ठीक है, एग्जैक्ट रियल फंक्शन में ही, मतलब कि वो हम लोग को एक्सप्लेन करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू R, हम लोग को दिया हुआ ही है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ बात को यहाँ पे समझते हैं और बहुत ही आसानी से हम लोग रेंज को पता कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग हमेशा जानते हैं इस बात को कि x अगर R को बिलोंग कर रहा है तो इस कंडीशन में जो एक्स स्क्वायर होता है वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है। इट मीन्स दैट कि अगर हम x की जगह रियल नंबर पुट करेंगे तो उसका स्क्वायर करने पे जो भी वैल्यूज़ आएगा वो हमेशा या तो 0 के बराबर आएगा या फिर 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गया हमारा। इसके बाद एक और बात हम लोग यहाँ पे नोटिस कर लेते हैं, ये इसको हम लोग ध्यान में रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट में समझते हैं और फिर देखेंगे कि क्या इसका रेंज आने वाला है। अच्छा, एक और बात हम लोग जान रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जैसे हमारा जो दिया हुआ टर्म है वो क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर इस बात को नोटिस क्या कर रहे हैं हम लोग कि हमेशा ये एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव टर्म दे रहा है और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा क्या है, ये भी एक पॉजिटिव टर्म देगा। तो इस कंडीशन में क्या देखेंगे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा जो होगा वो एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है, ठीक है, वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर से ग्रेटर दैन होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। और ग्रेटर दैन या फिर इक्वल टू होगा, ये बात क्लियर है यहाँ पर। ठीक, क्योंकि यहाँ पर ये यहाँ पे इसके साथ 1 एडेड है। और अब हम लोग जान रहे हैं कि जब भी कभी ऐसा हो कि ये हमारा न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर है, तो अगर न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो इस कंडीशन में जो भी हमारा फ्रैक्शन आएगा, मतलब जो भी यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा, 1 से छोटा ही होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, 1 से हमेशा छोटा ही होगा। तो यहाँ पर क्या हम लोग देख लिए कि एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो होगा वो 1 से छोटा होगा। लेकिन 1 से छोटा होगा तो नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता था, बट हम लोग को पता है कि यहाँ पर ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसका जो रेंज होगा वो 0 to 1 होगा, 0 क्लोज्ड 1, इट मीन्स दैट कि 0 इंक्लूडेड हो सकता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया हो। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर दिया हुआ है दो फंक्शंस एफ और जी जो कि R टू R में डिफाइंड है। इट मीन्स दैट दोनों फंक्शंस के रेंज और डोमेन R ही होंगे। और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो डिफाइंड है वो x प्लस 1 के फॉर्म में, जबकि जी ऑफ एक्स 2x माइनस 3 के फॉर्म में। तो फाइंड करना f प्लस जी कितना होगा, f माइनस जी कितना होगा और f बाई जी कितना होगा। तो फंक्शंस हमारा एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स ये दिया हुआ है। तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में, हमको क्या करना है कि इन दोनों फंक्शंस का सम पता करना है, f प्लस जी। तो सिंपली हम लोग देख लेंगे f प्लस जी ऑफ एक्स, हम लोग को याद था अलजेब्रा ऑफ फंक्शन से बात किए थे, f प्लस जी ऑफ एक्स बराबर क्या था, f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो f ऑफ एक्स और g ऑफ एक्स को ऐड कर देंगे। f ऑफ एक्स हमारा क्या, x प्लस 1, g ऑफ एक्स है 2x माइनस 3। अब इन दोनों कंडीशन में जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा मेरा, ये x प्लस 2x 3x प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2। तो ये था मेरा f प्लस जी ऑफ एक्स। अब हमसे पूछा गया f माइनस जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करिए। तो f माइनस जी ऑफ एक्स भी क्या था, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस में हम लोग देखे थे कि जब भी दो इस तरीके से रहे f माइनस जी ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है कि फंक्शंस को सिंपली घटा देना है। ठीक है,
मतलब दो फंक्शन का अगर घटा रहे हो तो इसको इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ सिंपली क्या करेंगे, फंक्शंस को घटा देंगे, x+1 -2x -3, ब्रैकेट्स खोलेंगे तो x+1 हो गया, ब्रैकेट जैसे ही खुलेगा तो -2x और माइनस माइनस +3। अब यहाँ से x -2x -x +1 +3 +4, तो ये मेरा f माइनस जी ऑफ एक्स आ गया। इसी तरीके से f बाई जी ऑफ एक्स क्या होगा, तो fx बाई जी एक्स, ठीक है, जहाँ पर जी ऑफ एक्स जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो वैल्यूज़ हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या देख रहे हैं हम कि x+1 बाई 2x -3 हो जाएगा सिंपली, ठीक है, जहाँ पर 2x -3 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और 2x -3 के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इट मीन्स दैट कि ये 2x -3 0 के बराबर कब होगा, जब x के जगह हम क्या पुट करें, फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग कि 2x -3 अगर 0 के बराबर हो तो x का वैल्यू क्या होगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। इट मीन्स दैट कि x का वैल्यू 3/2 नहीं होना चाहिए। अगर x का वैल्यू 3/2 पुट कर देंगे तो इस कंडीशन में ये 0 बन जाएगा और डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाएगा, ये डिफाइन नहीं होगा। तो ये भी क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ पे फंक्शंस डिफाइंड है इस तरीके से, ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है हमारा 1, 1, 2, 3, 0, 1, -1, -3। ये z टू z में डिफाइंड है, z मीन्स इंटीजर टू इंटीजर में डिफाइंड है और यहाँ पे डिफाइन किया गया f(x) इज इक्वल टू ax प्लस b। तो हमको यहाँ से a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो सिंपल, ठीक है, बहुत ही आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है, a और b का वैल्यू क्या होगा। तो पहले यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ जो ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ वो क्या क्या है। जैसे 1, 1 एक ऑर्डर्ड पेयर है, 2, 3 एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये सारा ऑर्डर्ड पेयर इस फंक्शंस पे डिफाइंड है। तो x के जगह अगर 1 डालेंगे तो y के जगह मतलब जो फंक्शन आउटपुट देगा वो 1 देगा। तो इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे दो इक्वेशंस पता कर लेंगे, दो वेरिएबल्स पता करना है और हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 10 में, ठीक है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स की। अगर दो वेरिएबल्स को वैल्यू फाइंड आउट करना है तो दो कंडीशंस या दो इक्वेशंस हमारे पास में गिवन होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि x के जगह पे 1 पुट कर लेंगे, x के जगह अगर हम 1 डालेंगे तो क्या आएगा, y भी हमारा 1 आ रहा है, आउटपुट भी 1 आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या देखेंगे कि f(1) जो है वो 1 के बराबर है। f(1) मीन्स x के जगह 1 डालेंगे तो ये आउटपुट क्या देगा, 1 के बराबर देगा। और f(1) क्या है, a इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, एक मेरा पहला इक्वेशन। सिमिलरली यहाँ पर अगला कंडीशन दिया हुआ है, किसी एक को भी ले सकते हैं। यहाँ पर 0, -1 को लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि ये थोड़ा आसान होगा। तो x के जगह अगर हम लोग 0 डालेंगे तो y के जगह हमारा कितना देगा, -1 देगा। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि मतलब y के जगह मतलब आउटपुट -1 देगा। तो फंक्शन में अगर 0 डालेंगे x के जगह तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, -1 आएगा। इट मीन्स दैट a इंटू 0 प्लस बी इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो सिंपली देख रहे हैं कि यहाँ पे एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जा रहा है और बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये 0 प्लस बी इज इक्वल टू -1 आ गया, b इज इक्वल टू -1 हो गया। अब इस b का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इस b का वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कहाँ पर, इस a प्लस बी में, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस -1 इज इक्वल टू 1, -1 उधर जाएगा हमारा, +1 हो जाएगा तो a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये हमारा a और b का वैल्यू था रिस्पेक्टिवली। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाए। यहाँ पर r डिफाइंड है n टू n। इट मीन्स दैट कि यहाँ पर डोमेन और रेंज जो होगा वो दोनों n का सबसेट्स होंगे। और r कुछ इस तरीके से डिफाइंड है कि ये a और b का ऑर्डर्ड पेयर है, जहाँ पर a और b दोनों n से बिलोंग कर रहे हैं और a जो होगा वो b² के इक्वल होगा, कुछ इस तरीके से डिफाइंड है। फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से, अगर हमारा फर्स्ट एलिमेंट 4 होगा तो सेकंड एलिमेंट 2 होगा, क्योंकि ये इसमें सेटिस्फाई करेगा 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ठीक है। मतलब अगर हम क्या ले, सेकंड एलिमेंट कुछ ऐसा लेना हो कि जिसका स्क्वायर करने पे फर्स्ट एलिमेंट के बराबर दिखे वो, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो रहा है। या फिर फर्स्ट एलिमेंट कुछ ऐसा लेना है कि वो सेकंड एलिमेंट के स्क्वायर के बराबर हो। तो यहाँ पे हमसे कुछ स्टेटमेंट्स पूछा जा रहा है और पूछा जा रहा है कि क्या ये सही है या फिर नहीं है। तो पहला हमारा दिया ऑर्डर्ड पेयर a, बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n। मतलब कह रहा है कि क्या सेम नंबर, मतलब कि क्या ऑर्डर्ड पेयर में जो दोनों एलिमेंट्स है, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट, क्या दोनों सेम नंबर हो सकता है इस रिलेशन में। तो इस बात को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर जैसे 2 है इस तरफ फर्स्ट और सेकंड भी अगर 2 हो
तो यहाँ पर हमारा रिलेशन ऐसा डिफाइंड था a इज इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ a की जगह तो 2 है, पर b स्क्वायर अगर हम करें 2 का स्क्वायर 4 तो ये इक्वल नहीं आएगा। इट मीन्स क्या देख रहे हैं कि नहीं, सेम नंबर जो है ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट नहीं हो सकता है, तो इस कंडीशन में ये वाला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं होगा। अगला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अगर a, b बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब b, a भी ऑर्डर्ड पेयर b, a भी r को बिलोंग करेगा। जैसे कि 4, 2 r को बिलोंग कर रहा है, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है ना। कैसे? तो अगर हम लोग देखें a की जगह 4 है तो b की जगह 2 है, इट मीन्स दैट 2 का स्क्वायर, तो ये ठीक है, ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। बट अगर हम लोग इसी को उल्टा कर दे 2, 4 तो क्या देखेंगे यहाँ पे कि a की जगह 2 है और b की जगह 4 का स्क्वायर अगर कर दे तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहा है, तो ये रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्लियरली दिस इज आल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। थर्ड हमारा दिया हुआ है कि a, b अगर r को बिलोंग कर रहा है और b, c r को बिलोंग कर रहा है तो a, c r को बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल 16, 4 r को बिलोंग कर रहा है अगर, है ना, a की जगह 16 b की जगह 4 अगर कर दें तो 16 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर है ना। रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है, बिल्कुल कर रहा है। 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 हो जाएगा। और अगर एक और रिलेशन देख ले 4, 2 अगर r को बिलोंग कर रहा हो, ये 4, 2 भी r को बिलोंग कर रहा है क्योंकि 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 इज इक्वल टू 4। ओके, सेटिस्फाइड। तो अगर 16, 4 भी r को बिलोंग कर रहा है, 4, 2 भी r को बिलोंग कर रहा है, तो ये वाला फर्स्ट वाले का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड वाले का लास्ट एलिमेंट, मतलब 16, 2 भी इसको बिलोंग करेगा, ये दिखाओ। तो 16, 2 भी बिलोंग करेगा इस रिलेशन को, ये दिखाओ, ये हमसे पूछ रहा है। तो हम तो जान रहे हैं कि 16 तो ओके, 2 तो हम देख रहे हैं कि ये रिलेशन कैसे एक्सप्लेन डिफाइंड था, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो 16 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर के बराबर तो नहीं है। इट मीन्स दैट कि ये भी स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा, ये भी ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या पूछ रहा है, लेट a इज इक्वल टू, a हमारा दिया हुआ है सेट ऑफ 1, 2, 3, 4, b 1 से ले 1, 5, 9, 11, 15, 16 कुछ ऐसा डिफाइंड है, और फंक्शन हमारा 1, 2, 1, 5, 2, 9, 3, 1, 4, 5 और 2, 11 ऑर्डर पेयर के फॉर्म में डिफाइंड है। तो हमसे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि क्या ये ट्रू है, जस्टिफाई करना है इसको, ठीक है। तो हमारा दिया कि फंक्शन ये जो f है, मतलब ये जो दिया हुआ है हमारा, ठीक है, ये a टू b में एक रिलेशन है, ये दिखाओ। फिर पूछ रहा है कि ये फंक्शन है a टू b में, ये दिखाओ। तो हम लोग को याद था कि रिलेशन क्या होता था कि हमारे पास अगर दो सेट्स दिया रहे तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर दिया रहे वो क्या हो कि a और b का अगर हम लोग क्या करें कि हम लोग कंप्लीट उसका प्रोडक्ट निकालें, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उसका सबसेट्स होना चाहिए। अगर यहाँ पर ये सारा ऑर्डर्ड पेयर सेट a और b के कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स का सेट के सबसेट के बराबर हो तो हम कहेंगे उसको कि हाँ ये इस रिलेशन है। मतलब समझ में देखते हैं इसका मतलब क्या है। जैसे कि मान लेते सेट a हमारा ये दिया हुआ है, b ये दिया हुआ है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a और b क्या होता था, एक बार 1 और 1 का पेयर, फिर 1 और 5 का पेयर, फिर 1 और 9 का पेयर, और ऐसे करते हुए कंप्लीट ये, फिर 2 के साथ में सबका, फिर 3 की, और फिर 4 के साथ में कर देंगे। ये कंप्लीट हमारा जो सेट मिला ऑर्डर्ड पेयर का, इसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कह रहे थे। तब देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा f जो डिफाइंड था, इसके अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर है क्या ये इसका सबसेट है या नहीं। 1,5 यहाँ बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल इसके अंदर भी है। 2,9 देख रहे हैं, 2,9 हाँ है। 3,1 बिल्कुल है। 4,5 बिल्कुल है, और 2,11 बिल्कुल है। तो इस कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि सारा जो ऑर्डर्ड पेयर है यहाँ पर ये इससे बिलोंग कर रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये हमारा f जो है वो रिलेशन है। ये बात क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे फंक्शन के लिए क्या डेफिनेशन था। तो फंक्शन भी एक खास तरह का रिलेशन था जिसमें क्या था कि एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं होना चाहिए, मतलब एक इनपुट पे दो आउटपुट पॉसिबल नहीं होना चाहिए। तो देखते क्या ऐसा है कि इस कंप्लीट ऑर्डर्ड पेयर में ऐसा कुछ है जहाँ पर एक इनपुट डाले तो दो आउटपुट मिल रहा है। बिल्कुल 2 अगर इनपुट डाल रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं 9 एक बार दे रहा है और एक बार 11 दे रहा है, मतलब एक सिंगल इनपुट डालेंगे फंक्शन के अंदर में तो दो डिफरेंट आउटपुट्स दे रहा है। इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट अ फंक्शन।
चलिए यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड इनटू जेड। मतलब क्या बोल रहे हैं कि इंटीजर, मतलब ये जो हमारा जो भी रिलेशन डिफाइंड है या फंक्शन है ये हमारा इंटीजर पर डिफाइंड है। और ये डिफाइन कुछ ऐसे किया गया है ऑर्डर पेयर में कि ए बी कॉमा ए प्लस बी। मतलब हमारा क्या है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, वो ए और बी के प्रोडक्ट के बराबर होगा, और सेकंड जो होगा वाई ऑर्डर्ड पेयर का वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो देखते हैं, पूछ रहा है कि क्या ये एक फंक्शन है। तो फंक्शन के लिए डेफिनेशन हम लोग को पता है बिल्कुल, ठीक है, कि एक इनपुट पे दो आउटपुट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब उसका एक यूनिक इमेज होना चाहिए। तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जैसे कि 2, 6, -2 और -6 ये सबके सब जेड में एक जैसे कि अगर किसी स्टेटमेंट को हम लोग को क्या करना है ना, फॉल्स दिखाना होता है, तो हम कोई भी एक एग्जाम्पल अगर चूज़ कर लें और उसको दिखा दें कि ये एग्जाम्पल हमारा गलत है, इसका मतलब क्या है, देखिए अगर किसी को गलत दिखाना तो एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है, लेकिन अगर सही दिखाना है तो उसके लिए हम लोग को जनरल केस लेना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इस कंप्लीट को एक एग्जाम्पल के फॉर्म में दिखा दें कि अगर एक एग्जाम्पल भी अगर गलत निकल गया, मतलब दिखा दें कि ये फंक्शन नहीं है, इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो हम लोग क्या करें कि ऐसा ही केस ले रहे हैं। यहाँ पर क्या कर लिए कि 4 एलिमेंट्स चूज़ कर ले जो कि z से बिलोंग करें, इंटीजर से, 2, 6, -2, -6। अब हमको पता है कि 2 × 6, ठीक है, ये जो हमारा डिफाइंड था फंक्शन वो क्या था, ए बी और ए प्लस बी। मतलब कि 2 × 6 और 2 + 6 ये बिलोंग करेगा हमारा, है ना, बिलोंग करेगा। ये क्या हो गया इसका मतलब 12, 8 ये फंक्शन को बिलोंग, मतलब ये जो दिया हुआ रिलेशन इसको बिलोंग कर रहा है। वैसे ही अगर हम -2, -6 ले, ये भी इंटीजर है, दोनों को मल्टीप्लाई अगर कर दें हम और दोनों का सम कर देंगे, ऐसा ही डिफाइंड था ना। तो -2 और -6 हमारा क्या दे देगा, फिर से अगेन 12, और यहाँ पर कितना जाएगा -8। हम लोग क्या देख रहे हैं कि इनपुट सेम पे अलग अलग आउटपुट आ रहा है, एंड क्लियरली ये हम देख लिए कि एक इनपुट पे अगर डिफरेंट आउटपुट होगा तो ये फंक्शन नहीं होगा। एकदम क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। सेट ए दिया हुआ 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, और ए जो डिफाइंड है, लेट एफ डिफाइंड ए टू एन। मतलब क्या है कि हमारा जो डोमेन है वो सेट ए है, ठीक है, और जो हमारा रेंज होगा वो एन का सबसेट होगा या एन होगा, ठीक है। डिफाइंड बाय एफ एन इज इक्वल टू द हाइएस्ट फैक्टर ऑफ एन। और यहाँ पर क्या बोलता है कि जो एफ एन है, ठीक है, एफ एन है वो हाईएस्ट फैक्टर ऑफ एन के फॉर्म में डिफाइंड है। तो पता करें कि रेंज क्या होगा। ये हाईएस्ट फैक्टर ऑफ एन क्या है, इसको हम लोग समझते हैं पहले, ठीक है। तो हम लोग इसको समझते हैं, देखते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 15 ले लेते हैं, या फिर जैसे कि हाँ चलिए 15 ले लेते हैं। तो 15 हमारा क्या होगा, इसको अगर प्राइम फैक्टराइज करें तो 3 × 5, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट फैक्टर है ये क्या है इसका 5। तो अगर f फंक्शन के अंदर 15 पुट करेंगे इनपुट, तो ये आउटपुट क्या देगा 5 देगा, है ना। मतलब ये 15,5 ऑर्डर्ड पेयर होगा। आई होप ये बात समझ में आ रही हो कि क्या है यहाँ पे इसका मीन। तो चलिए देखते हैं जो जो हमारा इनपुट के लिए दिया हुआ है सेट 9, 10, 11, 12, 13, इसको पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या आउटपुट आता है, और उन सब का सेट हमारा रेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 9 का, ठीक है। तो 9 का जो प्राइम फैक्टर होता है वो क्या होता है 3 × 3। तो यहाँ पे इसका जो हाईएस्ट फैक्टर है वो तो 3 ही होगा, अगर फंक्शन के अंदर 9 पुट कर दे तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ये एक पहला जो ऑर्डर्ड पेयर मिला वो 9,3 मिल गया। वैसे ही दूसरा अगर हम लोग देखें 10 को, तो ये 2,5 होता है, 5 × 2 = 10। तो इस कंडीशन में जो हाईएस्ट फैक्टर है वो 5 है। तो एक दूसरा ऑर्डर्ड पेयर क्या मिल गया हम लोग को 10,5। तीसरा जब हम लोग 11 पुट करेंगे तो 11 का हाईएस्ट फैक्टर 11 ही होगा प्राइम फैक्टराइजेशन पे। तो 11 हमारा क्या देगा 11। अगर 12 पुट करेंगे तो हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा, 12 को अगर हम लोग फैक्टराइज करें तो 2 × 2 × 3, तो हाईएस्ट फैक्टर क्या है 3 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12,3। और अगर हम लोग 13 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा 13। तो 13 इनपुट पे 13।
तो देख रहे हैं यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट है ये 3 है, 5 है, अगेन 3 है, तो बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, 11 है और 13 है। तो ये सब का सब n पे बिलोंग कर रहा है और ये सब मेरा आउटपुट आ रहा है। इट मीन्स दैट दिस सेट इज द रेंज ऑफ गिवन फंक्शन। तो ये कंप्लीट हम लोगों ने चैप्टर 2 को सॉल्व कर लिया, उसके मिसलेनियस को सॉल्व कर लिया। आई होप एक एक बात समझ में आ गई होगी। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।